नमस्कार दोस्तों, 29 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे, एक नजर मार लेते हैं। पहला आर्टिकल आपके सामने है, अडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम्स अप्रोच टू कोविड 19। यहां पे देखिए किस तरीके से डिस्कशन को आगे बढ़ाया गया है। एक तरफ पे रखे गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे स्टेट्स, दूसरी तरफ पे रखे गए हैं गोवा और केरला जैसे स्टेट्स, और इन दोनों के कोविड 19 के रिस्पॉन्स को एसेस किया गया है। इन दोनों के जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको एसेस किया गया है। कोविड 19 का मॉर्टिलिटी रेट क्या है इसको एसेस किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एज फार एज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू कोविड 19 इज कंसर्न यहां पे बातचीत करी गई है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रशिया, इंडिया, चाइना। तो रशिया, इंडिया, चाइना जो ग्रुपिंग है उसमें यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बताऊंगा। फिर एससीओ ग्रुपिंग की यहां पे बात की गई है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आज के सिनारियो में ये जो रशिया, इंडिया, चाइना जो ग्रुप है ये कितना इफेक्टिव रह गया है इसके बारे में यहां पे बातचीत करी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिगिंग डीपर। देखिए जीएसटी कलेक्शंस गिरे हैं। 2017 में जब जीएसटी को लागू किया गया उस समय पे जो एजम्पशंस थे कि भाई जीएसटी से इतना पैसा आएगा इतना पैसा आएगा, वो एजम्पशंस सही नहीं बैठे हैं। जो हर साल स्टेट्स को पैसा देना पड़ता है सरकार को, 5 साल तक स्टेट्स को पैसा देना है सरकार को जीएसटी कंपनसेशन के तौर पे। तो वो कंपनसेशन कितना गया है, कितना शॉर्टफॉल हुआ है, कितना लेट हुआ है, और आगे का पैसा देने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में भी इस आर्टिकल में बातचीत की गई है। तो ये सब बताऊंगा मैं आपको। अगला है द कॉस्ट ऑफ हेस्ट। देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, एक तो कोविड 19 टास्क फोर्स और जो एक हमारा ड्रग कंट्रोलर जिसको बोला जाता है डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बीच में एक मेडिसिन को लेके प्रॉब्लम हो गई। जैसे कि एक मेडिसिन है दोस्तों ITOLIZUMAB, आइटोलिजुमैब, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो वैक्सीन है डीसीजीआई ने कहा कि इमरजेंसी पर्पसेस में कोविड 19 के लिए इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविड 19 टास्क फोर्स कह रही कि नहीं भाई ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए वैक्सीन। तो भाई अब यहां पे बात की गई है कि जब ड्रग के रेगुलेशन की बात आती है, जब ड्रग के अप्रूवल की बात आती है, तो क्या जल्दी करना सही है? इन सब के बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। और फाइनली ये आर्टिकल आता है मीटिंग चाइनास इंट्रांसिजेंस विद एयर पावर। देखिए ये आर्टिकल दोस्तों लिखा है आपका मनमोहन बहादुर जी ने। ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के। इन्होंने जो यहाँ पे व्यू पॉइंट्स दिए बड़े ही जबरदस्त व्यू पॉइंट्स मैं बोलूंगा आपसे। कुछ व्यू पॉइंट्स तो नॉर्मल है जो कि हम लोग अक्सर कर न्यूज में सुनते रहते हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स बहुत ही स्पेसिफिक व्यू पॉइंट्स हैं, खासकर चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है और चाइना की कैपेबिलिटी को डेटर करने के लिए इंडिया क्या कर सकता है, इसके बारे में कुछ अच्छे व्यू पॉइंट्स है। इस आर्टिकल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद के जो दो आर्टिकल्स हैं दोस्तों, पहली बात तो मेरे पास इनको डिस्कस करने का इस समय पे समय नहीं है, द साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस और प्रोटेक्टिंग आर्ट्स एंड आर्टिस्ट। अब ये देखिए प्रोटेक्टिंग आर्ट्स एंड आर्टिस्ट वाला जो आर्टिकल है ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, बट इसको समय नहीं है डिस्कस करने का, तो अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, अडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम्स अप्रोच टू कोविड 19। राइट नाउ इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स रिस्पॉन्सिवनेस शुड बी द प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए कोविड 19 के फैलने की बात की जाए तो कोविड 19 जो वायरस फैला है हमारे देश में वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्पीड से फैल रहा है। शुरुआत में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनकी बड़ी वाहवाही हुई कि भैया यहाँ पे वायरस नहीं फैला, इन्होंने अपने कर्व को फ्लैटन कर दिया, वायरस के इंक्रीज को रेट को फ्लैटन कर दिया। स्पेशली यहाँ पे बात की जा रही है केरला की। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि केरला में कोविड 19 के इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़े हैं। बात यह है दोस्तों कि अगर स्टेट्स को कंपेयर किया जाए, महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करो आप, तो महाराष्ट्र और दिल्ली ने जो अपना ग्रोथ ऑफ केसेस है उसको थोड़ा धीमा किया है, रोका तो नहीं है बट धीमा जरूर हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र दिल्ली में जो मॉर्टिलिटी रेट्स हैं वो बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा है। एक समय पे गुजरात में कोविड 19 बहुत तेजी से फैल रहा था। अभी के लिए गुजरात नेशनल एपिसेंटर नहीं है, कोविड 19 तेजी से नहीं फैल रहा है, लेकिन गुजरात में हाईएस्ट मॉर्टिलिटी रेट है पूरे देश का। तो आप महाराष्ट्र की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, गुजरात की बात करिए, केसेस को रोकने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन इनका मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। एक यहां पे आयरोनी नजर आ रही है। आयरोनी क्या है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात वेल्दिएस्ट रीजन्स हैं कंट्री के, तो
बात ये आ रही है कि जो सबसे वेल्थिएस्ट रीजन है वहां पे मॉर्टेलिटी भी सबसे ज्यादा निकल के आ रही है। तो एक तरफ आप अमीर हो, दूसरी तरफ आपका मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है, मतलब आपके हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है। तो कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि वेल्थ अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो। अब इससे यहां पे कनेक्ट कैसे कर रहा है ऑथर? कनेक्ट इस तरीके से कर रहा है दोस्तों, पब्लिक गुड की बात करी जा रही है। पब्लिक गुड होता क्या है? पब्लिक गुड एक ऐसा गुड है जो सबको अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पब्लिक स्पेसेस हैं जैसे कि गार्डन्स हो गए, कम्युनिटी स्पेसेस हो गए, किचन्स हो गए, कम्युनिटी किचन्स, वो अगर क्लीन है, अगर वो सैनिटाइज्ड है, तो एक अच्छा पब्लिक गुड उनको बोला जाएगा। कुल मिला के ये बोला जाता है क्लीन एंड सैनिटाइज्ड पब्लिक स्पेसेस मेड पॉसिबल बाय डिप्लॉइंग अ सोसाइटीज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड। The isolation and quarantining of infected persons implemented by a public agency would be another। कुल मिला क्या, देखिए सरकार लोगों के लिए काम करती है। अब सरकार जो लोगों के लिए काम करती है, जो लोगों को प्रोवाइड करती है सरकार, उसको बोला जाता है पब्लिक गुड। अगर इस पब्लिक गुड को एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो लोगों के लिए अच्छा होगा। जैसे कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान इन्फेक्टेड पर्संस को आइसोलेट करने के लिए, क्वारंटीन करने के लिए एक अच्छी क्वारंटीन फैसिलिटी सरकार बनाती है जिसको अच्छे से मेंटेन करती है, तो इसे एक अच्छा पब्लिक गुड माना जाएगा। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि पब्लिक गुड को सरकार को ही चलाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड को नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मोटिवेट होता है प्रॉफिट से। अगर पैसा बन रहा होगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। पब्लिक गुड में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। तो कुल मिला के पब्लिक गुड्स को सरकार को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। तो कोविड-19 का इलाज बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चल रहा है, बट फीस ज्यादा है। और वहीं सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाइए तो टेस्टिंग का स्पीड भी धीमी है, और प्लस इतनी गंदगी है कि देख के ही दिमाग खराब हो जाएगा। और करप्शन भी तगड़ा है। जैसे कि मैंने पहले के एडिटोरियल में आपको बताया था कि एक मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ को कोविड-19 हो गया। तो कोविड-19 होने के बाद उसको घर तक जो एम्बुलेंस लेके जानी थी, वो एम्बुलेंस वाला 4 किलोमीटर के 5,000 रुपए मांग रहा था। तो इस तरीके का करप्शन भी हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये की जा रही है कि पब्लिक गुड्स अच्छे तब होंगे जब उनको प्रॉपर तरीके से अवेल कराया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर तो अवेल करा नहीं रहा है, तो सरकार अवेल करवा रही है। तो अब ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर जगह की सरकार पे, तो कौन सी स्टेट की सरकार, इस बात पे डिपेंड करेगा कि पब्लिक गुड कैसा जा रहा है। दो स्टेट्स की बात करें अगर हम अपने देश की, गोवा और केरला। गोवा और केरला का जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे देश में सबसे अच्छा माना जाता है। आप देखिए गोवा में जो मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे कम है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहां पे मोर्टेलिटी सबसे कम है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बाहर आ जाइए तो पूरे देश से कंपेयर किया जाए तो गोवा का मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। केरला का मोर्टेलिटी रेट आप देखो तो गोवा से थोड़ा ज्यादा है। उसका रीजन ये कि केरला में जो केसेस हैं वो आ क्यों रहे हैं। देखिए केरला के लोगों की बहुत बड़ी कम्युनिटी बाहर के इलाकों में सेटल्ड है। बहुत सारे बच्चे केरला के जाके वुहान के मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, इटली में पढ़ रहे थे, यूएई में पढ़ रहे थे, वो उन जगहों से वापस आए और अपने साथ कोविड-19 लेके आए। तो एकदम से देखोगे कि कोविड-19 फैलने लगा हमारे देश में, स्पेशली केरला में। लेकिन फिर भी केरला ने उसको कंपेयर किया, कंटेन किया। अब अगर बात की जाए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहां पे यही बात हो रही है ना कि गोवा और केरला का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या क्या है? एक तो हॉस्पिटल्स आते हैं, एक आते हैं मेडिकल पर्सनल्स। अब अगर आप इंपॉर्टेंस देखो तो हॉस्पिटल और मेडिकल पर्सनल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल पर्सनल्स है। और जब मेडिकल पर्सनल्स की बात होती है तो उसमें केवल डॉक्टर ही नहीं आते, उसमें नर्सेस भी आएंगी, हेल्थ असिस्टेंट्स भी आएंगे, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भी आएंगे, क्योंकि यही तो कोविड-19 का टेस्ट करेंगे, और सैनिटेशन वर्कर्स भी आएंगे जिनको साफ सफाई करनी है हॉस्पिटल के दौरान पे। तो अब देखिए पर्सनल में बहुत चीजें हैं। तो एक स्टेट का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो हॉस्पिटल पे और उस हॉस्पिटल में काम करने वाले मेडिकल पर्सनल्स पे। दूसरी बात, हेल्थ आउटकम एक और चीज पे डिपेंड करते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस रेंजिंग फ्रॉम लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ द हेल्थ पर्सनल। ये तो एक पॉइंट हो गया। सिविक सेंस ऑफ पॉपुलेशन, तो मतलब हॉस्पिटल मेडिकल पर्सनल तो इंपॉर्टेंट ही है, जो पॉपुलेशन है वो कितनी जागरूक है अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या वो मास्क पहन रही है, क्या वो पब्लिक में सोशल डिस्टेंसिंग कर रही है? क्योंकि अगर पब्लिक ही ठीक तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगी कोविड-19 को रोकने में, तो आप कोविड-19 को रोक नहीं पाओगे, चाहे कितना भी अच्छा आपका पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हालांकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, ये हमने देख लिया। अब अगर बात की जाए दोस्तों हमारे देश में कोविड-19 फैला कितना है, इसके साथ अगर हम स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे। हमने देखा है पूरे देश भर में जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उतनी ज्यादा कोविड-19 के केसेस निकल रहे हैं। तो कुल मिला के ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि अगर आपको मेजर ऑफ इन्फेक्शन को जानना है
तो भैया ये तो रिलेटेड है एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग से, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होती जा रही है उतने ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं। तो भैया आप कितने लोगों को कोविड-19 हुआ है इस पैरामीटर को लेके ना चलो, आप ये लेके चलो कि मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है कोविड-19 का। क्योंकि ऑथर यहां कहने की कोशिश कर रहा है जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना के केसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो वो तो बढ़ने ही है, ठीक है। जरूरी यह है कि हम मोर्टेलिटी रेट को मान के चलें। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, ये अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर के स्टेट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है। गोवा और केरला में सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है नॉर्थ ईस्ट के बाहर। 25 जून तक जो डाटा आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, ऑथर बता रहा है वहां पे महाराष्ट्र और गुजरात में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 6 और 8 गुना है केरला से। तो महाराष्ट्र का मोर्टेलिटी रेट केरला का 6 गुना है और गुजरात का मोर्टेलिटी रेट केरला का 8 गुना है। इस मोर्टेलिटी रेट को यहां पे ऑथर ने बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा है। ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो महाराष्ट्र और गुजरात है ना, उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गोवा और केरला से बहुत खराब है, ठीक है। ये बात यहां पे बोली जा रही है। कुल मिला के अगर गोवा और केरला का कंपैरिजन किया जाए तो गोवा केरला से बेटर है केवल एक चीज में, ओके नहीं सॉरी, अगर आप गोवा और केरला को कंपेयर करते हो तो अगर हॉस्पिटल्स पर पर्सन की बात करते हो, अगर हॉस्पिटल पर पर्सन का डाटा देखा जाए तो आप देखोगे कि केरला में हॉस्पिटल्स पर पर्सन ज्यादा है, बट बाकी सारे इंडिकेटर्स में गोवा अच्छा है। बहरहाल के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप गोवा केरला को बेटर की कैटेगरी में रख रहे हो, महाराष्ट्र गुजरात को खराब की कैटेगरी में रख रहे हो। अगर आप बात करो पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स की, पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स यहां बहुत तरीके से, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेड के फॉर्म में, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स के फॉर्म में, मेडिकल पर्सनल कितने हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे, सारे इंडिकेटर्स में जो गोवा केरला है वो महाराष्ट्र और दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों से बेटर है। ये बात यहां पे बोली गई है। उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी वुड हाउएवर बी एडवाइज टू गो बियॉन्ड अ फोकस ऑन फिजिकल एसेट्स जैसे हॉस्पिटल्स एंड वेंटिलेटर्स एंड ऑन इफ वी आर टू अंडरस्टैंड व्हाट डिटरमिन्स अ सोसाइटीज रेजिलियंस टू एन एपिडेमिक। क्या बोला जा रहा है कि कोविड-19 के बवाल से डील करने के लिए सिर्फ कितने हॉस्पिटल हैं और कितने वेंटिलेटर हैं ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सोसाइटी का रेजिलियंस क्या है, एक सोसाइटी का इनर रेजिस्टेंस कितना है उस एपिडेमिक की तरफ, ये भी मैटर करता है। तो कुल मिला के कहने की क्या कोशिश की जा रही है इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊं। देखिए महाराष्ट्र गुजरात ये फाइनेंशियली ताकतवर स्टेट है, यहां पे बिजनेसमैन रहते हैं, उन यहां की इकोनॉमी में बहुत सारे जॉब करने वाले लोग हैं। अगर आप केरला गोवा की बात करोगे तो उतनी जॉब्स और उतने बिजनेसमैन वहां पे नहीं है। केरला और गोवा की जो सोसाइटी के लोग हैं वो कोविड-19 को रोकने के लिए ज्यादा तत्पर हैं कंपेयर टू महाराष्ट्र गुजरात। तो महाराष्ट्र में देखोगे सड़कों पे आपको भीड़ लग जाएगी, केरला गोवा में लोग इतने समझदार हैं कि वो खुद सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। तो जो केरला और गोवा का सीन है वो हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, मेडिकल पर्सनल्स के फॉर्म में भी बहुत अच्छा है बाकी स्टेट से, यानी कि गुजरात महाराष्ट्र से। दूसरा वहां के लोगों के अंदर का रिजॉल्व उस पैंडेमिक को रोकने के लिए भी अच्छा है। और तीसरी एक चीज जरूरी होती है दोस्तों कि जो भी एसेट आपके पास है उस एसेट को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, हाउ यू यूज इट। खासकर जो पब्लिक कैपिटल आपके पास है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, गोवा स्पेंड्स नो ग्रेटर अ शेयर ऑफ इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन हेल्थ देन गुजरात। यानी कि गुजरात का जीडीपी है तो उस जीडीपी के जितना परसेंट हेल्थ को वो डोनेट करते हैं लगभग उतना ही गोवा करता है। बट फिर भी देखिए गोवा में आपका लोअर मोर्टेलिटी रेट है और गुजरात में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां पे एक चीज हमको समझ में आती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ साथ स्टीवर्डशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीवर्डशिप मतलब कि भाई जो इस सिस्टम को ड्राइव कर रहा है, जो इस सिस्टम को चला रहा है, वो उस सिस्टम को कितना एफिशिएंट रख रहा है। तो गवर्नमेंट स्टीवर्डशिप भी बहुत जरूरी है, सिर्फ पैसा एलोकेट कर देना बहुत जरूरी नहीं है। तो जहां पे मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है वहां पे पब्लिकली क्रिएटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअरली यूटिलाइज्ड है, और जहां पे मोर्टेलिटी रेट कम है जैसे गोवा केरला में, वहां पे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया गया है। ये सब बातें इस आर्टिकल में कही जा रही हैं। इस आर्टिकल को खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। RIC, a triangle that is still important, calls for a westward shift in India's foreign policy appear misplaced as engagement with Russia and China does matter। अब इसकी हेडिंग और सब हेडिंग से आपको ये पता चल गया होगा कि ऑथर यहां ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रशिया, इंडिया और चाइना की ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है। 23 जून को एक वर्चुअल मीट होने वाली थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, इंडिया, चाइना की।
इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था, गलवन वैली का इंसिडेंट हुआ था, तो पूरे चांसेस थे कि इंडिया इस मीट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट रशिया के इंसिस्टेंस पे इंडिया ने इस मीट पे पार्टिसिपेट किया। जब ये मीटिंग हुई तो उस समय पे सबने सबने अपने स्टेटमेंट्स दिए। रशिया ने भी ये बोला कि बुलिंग नहीं होनी चाहिए, चाइना ने भी बोला बुलिंग नहीं होनी चाहिए, पावर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जबकि चाइना खुद ही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है। तो चाइना को तो ये साफ साफ सीन रहा है कि वो करता कुछ है और बोलता कुछ है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके चाइना अपने आप को बड़ा ही जिम्मेदार दिखाने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली में चाइना जो करता है वो जिम्मेदारी से बहुत दूर है। अब चूंकि रशिया इंडिया चाइना की बात हो रही है दोस्तों, तो चाइना और रशिया के मैप्स को आप एक बार देख लीजिए। यहां पे आपको चाइना का मैप नजर आ रहा है। आप देखिए यहां पे कोई मैं पेन से मार्क नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही समझ लीजिए। चाइना के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन है, तो मैं भूटान से शुरू कर रहा हूं। तो पहला भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा इंडिया, ठीक है। चौथे पे आता है आपका जो चाइना के साथ बॉर्डर आएगा, वो किसका आएगा, हल्का सा बॉर्डर अफगानिस्तान का है। अब देखिए हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, उसके चलते चाइना का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर पूरा का पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे साथ होता तो चाइना पाकिस्तान का कोई लैंड बाउंड्री होती ही नहीं। बट अगर देखा जाए इंडिया का ऑफिशियल स्टांस ये है कि हमारा पीओके पूरा हमारा है और पाकिस्तान का चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं, बट ओरिजिनली पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर है। तो अभी के लिए इंडिया की लीगल पोजीशन देखी जाए तो चाइना का भूटान के साथ 1, नेपाल के साथ 2, तीसरा इंडिया के साथ, चौथा अफगानिस्तान के साथ, पांचवा यहां पे आपको दिख रहा है तजिकिस्तान के साथ, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं। पांचवा यहां पे आपको दिख रहा है तजिकिस्तान के साथ वेस्टर्न एज, छठा दिख रहा है किर्गिस्तान के साथ, सातवां कजाकिस्तान के साथ, आठवां रशिया के साथ, नवां मंगोलिया के साथ, इधर भी रशिया ही है, ठीक है। और आपको 10वां दिख रहा है साउथ कोरिया के साथ। इधर नीचे आ जाते हैं, 11वां वियतनाम के साथ, 12वां लाओस के साथ और 13वां म्यांमार के साथ, ठीक है। तो 13 कंट्रीज के साथ चाइना का बॉर्डर है। अगर पाकिस्तान को जोड़ दो तो 14 हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को हम क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो इंडिया के ऑफिशियल पोजीशन के अगेंस्ट जाता है। वहीं पे अगर हम रशिया की बात कर लें तो रशिया का किसके किसके साथ बॉर्डर है दोस्तों, अगर ये देखा जाए तो रशिया का साउदर्न बॉर्डर आपको दिख रहा है मंगोलिया, फिर आप इस तरफ आ जाए तो कजाकिस्तान, चाइना के साथ तो रशिया का बॉर्डर है ही। इस पॉइंट पे आइए, थोड़ा सा जूम करते हैं, तो यहां पे आपको रशिया का बॉर्डर जॉर्जिया के साथ भी नजर आ रहा है, अजरबैजान के साथ भी नजर आ रहा है। फिर और वेस्ट जाते जाएं तो रशिया के बॉर्डर यूक्रेन के साथ है, बेलारूस के साथ है, लाटविया के साथ है, एस्टोनिया के साथ है। यहाँ पे एक आइकॉनिक सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से थोड़ा ड्राइव करके आप फिनलैंड के बॉर्डर तक भी पहुंच सकते हो। ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको आर्कटिक ओशन के कोने पर नजर आ जाएगा कि नॉर्वे के साथ भी रशिया का बॉर्डर है, ठीक है। अब रशिया के ईस्टर्न एज पे पहुंचते हैं। जब रशिया के ईस्टर्न एज पे हम लोग पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि एक छोटा सा बॉर्डर रशिया का नॉर्थ कोरिया के साथ भी है। तो ये बॉर्डर्स हैं दोस्तों आपके रशिया के। ये बॉर्डर्स को देखना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एक बार बस इनको रिवाइज सा करा दिया है। आगे चलते हैं। यहां पे रशिया इंडिया चाइना जो ग्रुपिंग है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग को कंसीव किसने किया था, आइडिया किसका था। ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे येवगेनी प्रिमाकोव, 1998 में वो इस आइडिया को लेके आए थे। इस ग्रुप का बेसिस क्या था, बेसिस था एंडिंग इट्स सबसर्विएंट फॉरेन पॉलिसी गाइडेड बाय द यूएस। यानी कि इंडिया और चाइना और रशिया तो खैर नहीं, पर इंडिया चाइना जो काफी हद तक अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूएसए के हिसाब से डिसाइड करते थे, अब ये बोला गया कि नहीं भाई हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करेंगे। रशिया ने क्या बोला कि भैया देखिए रशिया इंडिया के साथ टाइज अच्छा करेगा, चाइना के साथ टाइज अच्छा करेगा। तो ये सब ख्यालात येवजेनी प्रिमाकोव के थे। येवजेनी प्रिमाकोव ने बोला है कि देखिए रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है कुछ हद तक चाइना और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूएस के हिसाब से डिसाइड कर रही है, तो क्यों ना हम तीनों लोग ग्रुप बना के अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद डिसाइड करें। और रशिया इंडिया और चाइना के साथ जो अपने पुराने टाइज हैं इसको शुरू करेगा। आरआईसी कंट्रीज की अगर सिग्निफिकेंस देखें तो 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास आरआईसी के पास है, 33% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी आरआईसी के पास है। यह बोला गया है कि इन 3 कंट्रीज में ताकत है कि एक दुनिया में नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये खड़ा कर सकते हैं। ये लोग मिलकर काम करेंगे डिजास्टर रिलीफ के फील्ड में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की फील्ड में। इंडिया के लिए ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज एन एस्पायरिंग पावर टू बी एबल टू थ्वाट चाइनाज एस्पिरेशन ऑफ बीइंग एन हेगेमॉन इन बोथ मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल स्फीयर्स। तो अगर इंडिया रशिया चाइना की ग्रुपिंग होगी तो वहां पे इंडिया चाइना के जो यूनिलैटरल एफर्ट्स है ना मैरीटाइम डोमेन में, कॉन्टिनेंटल डोमेन में, उनको रोक सकता है। हालांकि आरआईसी इस चीज में अभी फेल होता नजर आ रहा है। आरआईसी के बावजूद भी जो चाइना का अभी के डेट में बिहेवियर रहा है उसको रोकने में कुछ भी
मदद नहीं मिली है आरआईसी से। तो कुल मिला के आरआईसी का जो उदय हुआ था वो ये हुआ था कि भाई यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड लेके आइए, यानी वो वर्ड जो कि पूरा यूएसए पे सेंटर्ड है उसको मल्टीपोलर करना है। तो उसमें रशिया, चाइना और इंडिया की ग्रुपिंग एक मेजर रोल प्ले करेगी। तो ये एंटी वेस्ट नहीं है, मतलब ये यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये जो हमारे रीजनल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको अपने कंसीडरेशन में लेता है। ऐसा रशिया, इंडिया और चाइना ने साथ साथ मिलकर सोचा। इन्होंने बोला कि रशिया, इंडिया, चाइना के बेसिस पे हम दुनिया भर के ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को डेमोक्रेटाइज करेंगे। तो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डेमोक्रेटाइज होगा और उसके रास्ते में हमने ब्रिक का एजेंडा लेके आए। तो जो ब्रिक है उसका जो ओरिजिन है वो आरआईसी से ही निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे कुछ और चीजें दी गई हैं। The RIC shared some non-West as distinct from anti-West perspective on the global water, such as an emphasis on sovereignty and territorial integrity. चलिए तो अच्छी बात है। Impatience with homilies on social policies. यूएस की एक आदत थी दोस्तों कि वो दूसरों को हमेशा भाषण देता रहता था कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इस भाषण को यहां पे बोला जा रहा है होमिलीज। होमिली क्या होता है कि कभी कभी जो रिलीजियस लेक्चर्स दिए जाते हैं ना, उस रिलीजियस लेक्चर्स में आपको बताया जाता है आप अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, सादा जीवन, उच्च विचार। तो उस टाइप के जो भाषण दिए जाते हैं ना रिलीजन में कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो सोशल फील्ड में, उसको होमिली कहा जाता है। तो यूएस जो इस तरीके के भाषण दिया करता था उससे ये कंट्रीज परेशान थी। तो इन कंट्रीज ने बोला कि हम ये बना रहे हैं, हम इंपेशेंट हो गए यूएसए की इन होमिलीज से, इसलिए हम अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। हमारे रिजीम के इंटरनल फंक्शनिंग में बाहर की किसी ताकत का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यह भी रशिया, इंडिया, चाइना का एक रोल था। आप देखोगे जब व्लादिमीर पुतिन पावर में आएंगे, व्लादिमीर पुतिन के पावर के आने के बाद इंडिया रशिया के रिलेशंस देखिए और अच्छे होंगे, ठीक है। उसमें एक मेजर रोल होगा आरआईसी का। फिर चाइना के साथ हमने 2002 में एक नया बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड बातचीत करी। 2002 में इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत हुई थी और वो बातचीत बाउंड्री डिस्प्यूट पे भी थी, कल्चरल और इकोनॉमिक फील्ड में भी थी, एक अच्छे ट्रेड रिलेशंस की फील्ड में थी। कहा जाता है कि उस बातचीत में भी आरआईसी का एक बहुत बड़ा हाथ था और उस समय पे ऐसा लग रहा था 2003 और 2005 में जब एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ऐसा लगा था कि इंडिया चाइना के बीच के जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया यूएस के साथ भी अपने रिलेशंस बढ़ा रहा था। तो देखिए इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील्स करी, एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई इंडिया और यूएसए में। इंडिया और यूएसए की जो डिफेंस रिलेशनशिप थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। इंडिया ने यूएसए के बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को खरीदा। तो अब तक इंडिया जो रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट था, अब उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, थोड़ा बहुत यूएस की तरफ गया। यहां पे एक और प्रॉब्लम हो गई। जब ऐसा कुछ हो रहा था, चाइना को हमेशा इंडिया एक कॉम्पिटिटर की तरह दिखता था। अगर आप एशिया के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स की बात करो तो चाइना बहुत ताकतवर था और ये उनके जो लीडर थे डेंग जाओपिंग, उनकी बातों से भी पता चलता था। डेंग जाओपिंग कभी भी इंडिया को चाइना के इक्विवेलेंट नहीं देखते थे, वो हमेशा इंडिया को चाइना से इंफीरियर देखते थे। उनको लगता था चाइना बहुत बड़ा है। जब इंडिया के रिलेशनशिप्स आपके यूएसए के साथ बढ़ने शुरू हुए, और आप देखोगे इसका एक और रीजन था, चाइना बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमिक ताकत को बढ़ा रहा था। चाइना की जब इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई उस समय पे शुरुआती दौर में बहुत सारे जो यूएस के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये बोला कि देखिए चाइना में पूरी दुनिया भर की सप्लाई चेन है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, एक डिक्टेटर उसको राज कर रहा है जो आपके जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। चाइना की इकोनॉमिक पावर इतनी तेजी से बढ़ रही है, यूएसए की सप्लाई चेन चाइना पे डिपेंडेंट है, बहुत सारा सामान यूएसए की डेली मर्रा का चाइना से आता है। तो कहीं चाइना आगे आने वाले समय में इतना ताकतवर ना हो जाए कि यूएसए को चैलेंज देने लगे। तो यूएस को भी ये समझ में आया कि भैया हमें एक डेमोक्रेटिक नेशंस के साथ रिलेशन करना पड़ेगा और एशिया में एक डेमोक्रेटिक रिलेशन जो कि चाइना को काउंटर कर सकता है वो एक ही है, वो है इंडिया। तो यूएसए के सर्कल्स में बहुत पहले ही समझ में आने लगेगा। मैं ये 2000, 2003, 2005 के लगभग की बात कर रहा हूं। उस समय पे ही जो आपके यूएसए के अंदर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे उनको ये समझ में आने लगा कि चाइना एक समय पे यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है, इसलिए यूएसए ने भी इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को सुधारना शुरू किया। आप देखिए 2005 में जो इंडिया चाइना का एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे उनके अगेंस्ट में चाइना चला गया और चाइना ने लॉन्च किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस बात को जानते हुए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है, उसके बाद भी चाइना ने इस पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को शुरू किया।
इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि ऑब्वियस सी बात है चाइना यहां पे कुछ एंटी इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। फिर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है नेबरहुड में, उसको तोड़ने की कोशिश की, अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश की इंडियन ओशन में, तो मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट किए, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किए, तो इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया। एक तरीके से जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी है, चारों तरफ से इंडिया को घेरने वाली स्ट्रेटजी है, वो करी यहां पे चाइना में। तो ये तो चाइना के साथ बात हो गई। रशिया के साथ क्या रहा है टेक्सचर ऑफ रिलेशनशिप? देखिए जैसे जैसे इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप बढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा रशिया के साथ घटा है। और उसका एक और कारण है, यूएसए और रशिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए। यूएस यूरोप एक तरफ हो गया, रशिया एक तरफ हो गया। ये कब हुआ? 2014 में क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया रशिया ने। जैसे ही क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया रशिया ने, यूएसए नाराज हो गया, यूरोप नाराज हो गया। बट यूएसए और यूरोप किसी में भी इतनी औकात नहीं थी कि वो रशिया से मिलिट्रीली लड़ सके, लेकिन उन्होंने सैंक्शंस डाल दिए रशिया के ऊपर। जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाल दिए यूरोप और यूएसए ने, तो रशिया को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो गई। उस समय पर रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट किसने दिया? चाइना ने सपोर्ट दिया। तो इनफैक्ट ये जो रशिया है, जो चाइना की तरफ इतना ज्यादा झुक गया है, वो झुक गया है यूएसए और यूरोप की कंट्रीज की एक्टिविटी की वजह से। तो आप देखोगे यूएसए के अगेंस्ट पुश बैक में रशिया ने अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को भी हल्का फुल्का सपोर्ट देने लगा, मिलिट्री सपोर्ट देने लगा। चाइना के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन रशिया का बहुत ज्यादा हो गया है। चाइना के पैसे पे रशिया बहुत हद तक डिपेंडेंट भी है आज की डेट में। तो आज की डेट में जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सर्कल्स है वो इतने बदल चुके हैं कि आरआईसी की जो इफेक्टिविटी है वो कम होती नजर आ रही है, क्योंकि अब हर कंट्रीज के अपने अपने डिस्प्यूट है। तो भाई चूंकि क्राइमिया के एनेक्सेशन के चक्कर में यूरोप और यूएसए एक तरफ हो गए, तो रशिया साइडलाइन हो गया। रशिया साइडलाइन हो गया तो उसने मदद ले ली चाइना से। तो अब रशिया चाइना एक ग्रुपिंग में होते नजर आ रहे हैं और यूएसए यूरोपियन कंट्रीज दूसरे ग्रुपिंग में होते नजर आ रहे हैं। इंडिया बच गया बीच में। तो या तो रशिया इंडिया चाइना पूरे अलाइन हो जाए, लेकिन इंडिया को वो चीज पसंद नहीं है। इंडिया जानता है कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, कॉलोनियल पावर, इस पर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। तो इंडिया ने अपने आप को यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के साथ अलाइन किया। अब यहां पे क्या आरआईसी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आरआईसी को शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट में आता कौन कौन है। तो मेंबर स्टेट्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। पहले इंडिया पाकिस्तान भी ऑब्जर्वर में आते थे, अब इंडिया पाकिस्तान परमानेंट मेंबर्स हो चुके हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया की बात हो रही है। और अफगानिस्तान, ईरान के चांसेस है बहुत जल्दी एज अ मेंबर स्टेट बनने के। किसमें? आपका शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में शांघाई में ये बना था। फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, उज्बेकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया? 2001 में। इसके गोल क्या है? ये गोल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इंडिया के लिए ये आरआईसी की ग्रुपिंग और ये जो एससीओ है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए इंडिया के लिए जो पूरा सेंट्रल एशियन रीजन है ना दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है ना, जहां पे आपका कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये रीजन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा, और उसके लिए रशिया, इंडिया, चाइना ग्रुपिंग में इंडिया का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर इंडिया, रशिया, इंडिया, चाइना आरआईसी ग्रुप को छोड़ देता तो रशिया के साथ भी इंडिया के रिलेशन खराब हो जाता, क्योंकि आरआईसी को एनविसेज किया था, बनाया था रशिया ने। तो रशिया के लिए एक ह्यूमिलिएशन की बात हो जाएगी अगर इंडिया इस आरआईसी ग्रुपिंग को छोड़ दे, इस पर ध्यान ना दे। तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में यही है कि हम आरआईसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो। ये बातें यहां पे कही गई, काम की चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, वो है आपका डिगिंग डीपर ऑन जीएसटी कंपनसेशन। देखिए जीएसटी कंपनसेशन गिर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, और सेंटर ढूंढ रहे हैं नए तरीके की कैसे भैया स्टेट्स को दिए जाएं पैसे। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी जीएसटी कंपनसेशन की थी, वो थी 13,806 करोड़ रुपए। मार्च 2020 की इंस्टॉलमेंट थी वो, उसको अभी रिसेंटली पे किया। आप देखिए जुलाई चल रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट जुलाई खत्म होने पे आ गया है, मार्च 2020 की पेमेंट अब जा रही है। कुल मिला के 1,65,300 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन में स्टेट्स को दिए गए हैं। 2015-16 को बेस ईयर मान के जीएसटी को शुरू किया 2017 से, और ये बोला गया कि 5 साल तक इस स्टेट्स को कंपनसेशन देगी सरकार। क्यों देगी कंपनसेशन? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जीएसटी के अंदर स्टेट्स के कुछ टैक्स आ गए थे।
तो स्टेट की इनकम कम हो गई। तो अगर स्टेट की इनकम हो गई तो स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो काफी बहस चली और यह बोला गया कि 5 साल तक जीएसटी के रेवेन्यूज कंपनसेशन के तौर पे दिए जाएंगे स्टेट्स को, और हर साल पे 14% एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ा के दिए जाएंगे। तो पहले 2 साल तो प्रॉब्लम्स ठीक रही। एक और बात है, जीएसटी के अंदर ये जो कंपनसेशन देना था ना स्टेट्स को, ये कंपनसेशन के लिए एक कंपनसेशन सेस लगाया गया था। किसके ऊपर? लग्जरी और सिन गुड्स के ऊपर। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, कोविड 19 के पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमी की हालत खराब है। एक्चुअली में कोविड 19 के पैंडेमिक से पहले ही मार्च में, अगर आप मानो कि कोविड 19 का पैंडेमिक फैल गया 2020 में, उससे पहले जो 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर था वो कोई बहुत अच्छा नहीं गया है हमारे देश के लिए। इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी नहीं, जो जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शन थे वो तेजी से हुए नहीं। ठीक है, उसके बाद कोविड 19 का पैंडेमिक आ गया, तो अब तो लग्जरी और सिन गुड्स से बहुत ज्यादा कंपनसेशन आने वाला है, इस चीज के भी बहुत ज्यादा डाउट है। आप देखिए दोस्तों, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में जो जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू जो पैसा आया है वो 70,000 करोड़ कम है इससे। तो 1,65,302 करोड़ में सोचिए 70,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार को अपनी जेब से डालने पड़े हैं। अब आप बोलोगे कि ये पैसा सरकार कहां से लेके आई? तो पहले 2 सालों में यानी 2017-18 और 2018-19 में जो कंपनसेशन सेस आया था उसमें जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वहां से निकाला सरकार ने। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो आईजीएसटी फंड कलेक्शंस आते हैं उसमें से निकाला सरकार में। तो इस 1,65,302 करोड़ में 70,000 करोड़ कम हो रहे थे अगर कंपनसेशन सेस की बात की जाए। तो सिर्फ कंपनसेशन सेस से ये 1,65,302 करोड़ निकला नहीं, 70,000 करोड़ रुपए की और जरूरत थी। इन 70,000 करोड़ में से पहले 2 ईयर के जो सेस कलेक्शंस हुआ था थोड़ा वहां से निकाला, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आईजीएसटी के जो कलेक्शंस आए थे वहां से थोड़ा निकाला। तो कुल मिला के बात ये चल रही है कि सरकार के पास अब पैसा देने के लिए है नहीं। तो जब सरकार के पास पैसा देने के लिए है नहीं तो सरकार पैसा कहां से देगी दोस्तों? देखिए मैंने बता रखा है यहाँ पे, द रेस्ट हैज बीन कंज्यूर्ड अप फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बाय डेबिटिंग इंटीग्रेटेड जीएसटी फंड्स दैट वर लाइंग विद द सेंटर। उसके बाद अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ द शॉर्टफॉल इन द लास्ट ईयर सेस किटी, ये शॉर्टफॉल 70,000 करोड़ का है, हैज बीन प्लग्ड बाय टैपिंग सेस बैलेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट 2 years ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। और जून में जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई वहां पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल जुलाई में फिर से मिलेगी, और अगले साल यानी 2020-21 में जो स्टेट्स को पैसा देना है उस पैसे को कैसे देना है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। यह बोला जा रहा है कि जो जीएसटी सेस है, इस जीएसटी सेस में जो पैसा आएगा उसके अगेंस्ट हम लोग मार्केट से लोन उठाएंगे। यानी अब सरकार को अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देना है तो उसके लिए भी लोन उठा के देना पड़ेगा। अब सरकार के पास एक स्टेप सॉल्यूशन होता है कि हर चीज के लिए लोन उठा लो, लेकिन लोन उठाना दोस्तों एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब आप मार्केट से लोन उठाते हो तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो। आपने मान लीजिए मुझसे 100 रुपए लिया, तो अगर मैं आपका दोस्त नहीं तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, इस पे मुझे 10% का ब्याज दो, ठीक है, क्योंकि मैं अपना फायदा देखूंगा। उसी तरीके से सरकार है, सरकार अगर मार्केट से लोन उठा रही तो मार्केट वाले फ्री में लोन नहीं दे रहे सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सरकार अपनी जेब से तो ना देगी इंटरेस्ट, वो तो हम और आप जैसे लोग टैक्स जमा करेंगे, उसी टैक्स के पैसे से वो इंटरेस्ट देगी। तो ये कुल मिला के जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल तरीके से चल रही हैं। जितना कंपनसेशन देना है उतना जीएसटी कलेक्शन कंपनसेशन सेस के थ्रू आ नहीं रहा है, ठीक है। जुलाई की जो मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल में उसमें बातचीत होगी कि हाँ भाई कैसे चीजें आगे करी जाएंगी। ऑथर बस इस आर्टिकल में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोविड 19 का पैंडेमिक चल रहा है, स्टेट्स को पैसों की जरूरत है, तो ये बहुत जरूरी है कि स्टेट को एक फिक्स्ड टाइमलाइन के हिसाब से समय समय पे पैसा दे दिया जाए। स्टेट इस समय एक बड़े एपिडेमिक से लड़ रहे हैं, ज्यादातर जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं वो उस एपिडेमिक से डील करने में जा रहे हैं। तो स्टेट के दिमाग में अगर ये श्योरिटी होगी कि हाँ भाई उनको स्टेट को ये पैसा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा कोविड 19 के पैंडेमिक से लड़ने के लिए। ये सब बातें कहेंगे इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से की गई। इस आर्टिकल की शुरुआत में बोला जाए कि अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, हमारे ब्यूरोक्रेसी की अगर ऐसी कोई ब्रांच है जो सबसे ज्यादा रिस्क को कंसीडर करती है, वो सबसे ज्यादा कम रिस्क की डिसीजन लेती है, तो वो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो डीसीजीआई है, ये जब भी किसी वैक्सीन को अप्रूवल देता है ना, बहुत सारे ट्रायल्स को देखने के बाद देता है, क्योंकि एक वैक्सीन के साथ पब्लिक हेल्थ रिलेटेड है। अब SARS-CoV-2 का जो आउटब्रेक है वो इतना ज्यादा परेशान कर चुका है हमारी पब्लिक हेल्थ एजेंसीज को, हमारे ड्रग कंट्रोलर को, हमारी सरकार को, कि अब ये बातचीत चल रही है कि भैया जल्दी से कोई ड्रग आए। अब भले ही ये जो कोविड 19 है ये उतना लीथल नहीं है, इतने ज्यादा लोग मर नहीं रहे हैं, लेकिन इस कोविड 19 ने ओवरऑल हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ कर रख दिया है।
ये कोविड-19 बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है, बूढ़ों को भी अफेक्ट कर रहा है, जवान को भी अफेक्ट कर रहा है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन में, जेंडर में नहीं कर रहा है कोविड-19। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सरकार के पास, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल, ये जो अथॉरिटी है, इसके पास एक बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज है। इस हेल्थ चैलेंज से डील करने का तरीका क्या देखा गया कि जल्दी किसी वैक्सीन को अप्रूवल दो, जल्दी कोई वैक्सीन लेके आओ। लेकिन ये वैक्सीन का अप्रूवल इतना आसान नहीं है। जब भी डीसीजीआई किसी वैक्सीन को अप्रूवल देता है ना, उससे पहले एक बहुत बड़ा पोथा तैयार करता है। ये पोथा जाता है सरकार के पास, सरकार में इसके ऊपर बातचीत होती है, सरकार बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट से राय लेती है, उसके बाद सरकार अप्रूवल देती है और फिर डीसीजीआई अप्रूवल देता है। तो ये जो अप्रूवल का प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत सोच समझ से किया जाता है। जल्दी में कभी भी अप्रूवल का प्रोसेस नहीं किया जाता। बट ये जो SARS-CoV-2 का आउटब्रेक आया है, इसमें चीजों को बहुत जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है हमारी सरकार का, वो पैसे दे रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, चीजों को जल्दी करने के लिए बोल रहा है, बट कितनी जल्दी कर पाओगे आप? कुछ चेंजेस की बात की जा रही है, हालांकि पहले भी इस हद तक चेंजेस थे। जैसे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई एक इंडियन कंपनी और अगर एक फॉरेन कंपनी मिलकर मान लीजिए वैक्सीन में रिसर्च कर रही थी और फॉरेन कंपनी ने उस वैक्सीन से रिलेटेड कुछ ट्रायल्स अपने देश में कर रखे हैं, तो उन ट्रायल्स को इंडिया में दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये कोविड-19 में नहीं किया गया दोस्तों, ये पहले ही किया जा चुका था। तो फिर कुछ जगहों पे फेज 3 ट्रायल्स को अवॉइड करने की बात की जा रही है। बात यह है, सीधी सीधी बात आप एक शब्द में समझिए कि ट्रायल्स को स्किप करके जितनी जल्दी आप वैक्सीन को लेके आ सको, इसके बारे में कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो इम्यूनोलॉजी नाम का जो टॉपिक है दोस्तों, ये बड़ा ट्रिकी है। इम्यूनोलॉजी मतलब एक पर्सन के इम्यून सिस्टम को स्टडी करना, और खासकर जब वो स्टडी किसी ड्रग के रिस्पॉन्स में है तो वो बहुत ट्रिकी हो जाती है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल अभी हमको रिसेंटली करंट अफेयर्स में देखने को मिला है। एक ड्रग है जिसका नाम है, ये लिखा हुआ इटोलिजुमाब। ये प्सोरियासिस ड्रग है। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन दोस्तों, बहुत गंदा है, मुझे पता है। इस ड्रग को रीपर्पस किया गया है कोविड-19 के लिए। अब इस ड्रग को अप्रूवल दे दिया डीसीजीआई ने। डीसीजीआई ने बोला कि इमरजेंसी कंडीशंस में इस ड्रग को कोविड-19 पेशेंट्स को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। लेकिन जो कोविड-19 टास्क फोर्स है, वो ये बोल रही है कि नहीं भाई, ये ड्रग खतरनाक है, इसको कोविड-19 के पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। अब देखिए, एक ड्रग एक पेशेंट पे किस तरीके का इफेक्ट कर रही है, इसके एविडेंस डीसीजीआई के पास भी है, इसके एविडेंस कोविड-19 टास्क फोर्स के पास भी है। उसके बाद एक पार्टी बोल रही है कि नहीं दे दो, एक पार्टी बोल रही नहीं नहीं दो। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो इस ड्रग में प्रॉब्लम रही होगी। अगर ये इफेक्टिव होती तो दोनों लोग बोलते हैं हाँ भाई इफेक्टिव है। तो यहां पे बात ये कही जा रही है कि देखिए, वैक्सीन डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसको आप हेस्ट में नहीं कर सकते, जल्दी में नहीं कर सकते। साइंस इवॉल्व होती है, ग्रेजुअल होती है। आप इतनी तेजी चीजें मत करिए, चूंकि कहीं पे जो रिजल्ट है वो कहीं काउंटर इफेक्टिव ना हो जाए, कहीं ऐसी कोई ड्रग ना आ जाए जो फायदे के बजाय नुकसान दे जाए। बस यही बात बोली गई इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। यहां पे ऑथर ने शुरुआत कैसे की? ऑथर ये बोल रहे हैं कि भैया, चाइना जैसी ताकत जो कि वर्ल्ड स्टेज पे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, वो कुछ स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी के लिए लद्दाख के इलाके में इतना बड़ा बवाल क्यों करेगा? इसका मतलब है कि जो उसका मोटिव है वो कुछ और है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहां पे ऑथर याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जुलाई 1962 में ऐसे ही गलवन वैली से चाइना की फोर्सेस वापस लौट गई थी और अक्टूबर में उन्होंने फुल ऑन असॉल्ट किया था। ऑथर यहां पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना कुछ स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी के लिए, जो कि बिल्कुल इनहॉस्पिटेबल है, वहां पे कोई पे मिनरल्स वगैरह नहीं है, उसके लिए इतना बवाल अगर कर रहा है और अगर पीछे जा रहा है, तो इस बात के पूरे चांसेस है कि आगे आने वाले समय में वो एक फुल ऑन अटैक कर सकते हैं। यहां पे ये ऑथर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑथर का लॉजिक भी बिल्कुल सही है। भाई, कुछ स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी के लिए आप इतना क्यों लड़ रहे हो इंडिया से? सिंपल सी बात है। तो यहां पे अगर एक फुल ऑन अटैक हो जाता है, मान लीजिए नवंबर या अक्टूबर के टाइम पीरियड में, क्योंकि जुलाई में ही वो लोग पीछे गए हैं जुलाई में ही 1962 में पीछे गए थे, अक्टूबर में 1962 में अटैक हो गया था। तो क्या ऐसा है कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इस समय भी अटैक हो जाए? पॉसिबिलिटी बन सकती है। चाइना का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब बात ये कही जा रही है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो इंडिया उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है। यहां पे दो चीजों की बात की गई है, एक तो मिलिट्री की बात की गई है, एक एयरफोर्स की बात की गई है। मिलिट्री के बारे में जो आपके ऑथर हैं वो कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि देखिए, जब भी आप मिलिट्री की बात करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री फॉर्मेशंस कहां पे हैं ग्राउंड में, ये एनालाइज करना मुश्किल होता, आसान होता है दुश्मन के लिए। जैसे हम मान लीजिए इंडिया में बैठे हैं
और हम देख रहे हैं कि चाइना ने अपने सोल्जर्स को किन किन पॉइंट्स पे स्टेशन कर रखा है। तो जो इंडिया के लेवल के कमांडर्स होंगे वो इस चीज को एनालाइज कर रहे होंगे, जो चाइना के साइड पे लोग बैठे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि इंडिया की फॉर्मेशंस कहां पे। तो ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे मिलिट्री की फॉर्मेशंस कहां कहां पे तैनात है ये एनालाइज करना आसान है, लेकिन हवा में आपकी एयरफोर्स कहां पे है इसको एनालाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स बहुत डायनेमिक होती है। ये जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, सुपरसोनिक फाइटर जेट्स, वो इतनी तेज उड़ते हैं कि वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, तो बहुत डायनेमिक तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर हमको चाइना की डोमिनेंस को रोकना है तो हमको अपनी एयर पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि डिप्लोमेटिक टेबल पे जब डिस्कशन हो तो हमारे पास कुछ हो बोलने के लिए कि हाँ भाई हमारे पास ये ताकत है, हम आपके सामने कम नहीं है। एक बात तो ये बोलेगी। दूसरी बात ये बोलेगी, यहां पे ऑथर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने लेके आए कि देखिए भाई चाइना ने इतना बवाल किया गलवान वैली में, अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, मान लीजिए ये इस जगह पे दोनों आर्मीज खड़ी हैं, इधर चाइना है इधर इंडिया है। अब इंडिया के लिए भी हॉस्पिटेबल टेरेन है लद्दाख की, इंडिया में जो फॉरवर्ड पोस्ट पे जो ट्रूप्स तैनात हैं पीछे से उनको सप्लाईज देनी पड़ेंगी, और चाइना वाले भी अपने आप को पीछे सप्लाईज देंगे, लेकिन चाइना का जो पीछे बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है सप्लाईज को देने का वो इंडिया से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। ये बोला गया दैट इज मच मोर इंप्रूव्ड देन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन केस अगर कोई फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस में चाइना अपने फोर्सेस को ज्यादा अच्छी रिइंफोर्समेंट दे पाएगा कंपेयर टू इंडिया। इसीलिए ऑथर यहां पे कह रहा है कि एयर पावर का डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास एयर पावर होगी तो हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को झेल सकते हैं। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम पॉइंट आउट की, अभी अभी रफाल 5 रफाल आए हैं फ्रांस से, तो जैसे ही 5 रफाल आए फ्रांस से जो इंडियन मीडिया है वो बढ़ चढ़ के बोलने लगी अब तो हमारे पास रफाल आ गए हैं, अब तो हम चाइना को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऑथर ने बोला कि देखिए इस तरीके के इनसेंसिटिव स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल भले ही रफाल आए हैं फ्रांस से, लेकिन रफाल्स पे प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हमारी जो टीम है, और टीम का मतलब केवल उड़ाने वाले पायलट नहीं, ग्राउंड लेवल पे इन प्लेन्स में रिफ्यूलिंग के लिए बैक एंड सपोर्ट देने के लिए ग्राउंड स्टाफ होता है, तो ग्राउंड स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पे क्या क्या करना है। जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इस एयरक्राफ्ट को कैसे उड़ाना है, और इस ट्रेनिंग में समय लगता है महीनों का, ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो रफाल आए हैं वो अभी 5 आए हैं, कुछ आपके फ्रांस में है जहां पे ट्रेनिंग चल रही है। टोटल 126 रफाल की बात हुई थी, लेकिन अभी 126 आना है, तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं जल्दी में। कुल मिलाकर ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, मान लीजिए जंग छिड़ जाती है इंडिया चाइना के बीच में, तो हमारे पास एडवांस में कैपेबिलिटी होनी चाहिए डटर करने की। ये नहीं है कि भैया बिल्कुल ही सर पे आके एनिमी खड़ा हो गया, जैसे चाइना एकदम ही सर पे आके खड़ा हो गया तब हम दौड़ दौड़ के रफाल खरीद रहे हैं, S-400 की बात कर रहे हैं रशिया से, ये सही नहीं है। हमें पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए। और यहां पे IAF की फॉरवर्ड पोस्चर की बात की जा रही है। फॉरवर्ड पोस्चर का मतलब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि आपने बिल्कुल बाउंड्री पे आपने एयरफोर्स पायलट्स को डिप्लॉय कर दिया, ताकि एक स्ट्रेट सिग्नल जाए कि अगर आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी आई तो हमारे फाइटर्स भी उड़ जाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड पोस्चर का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड पोस्चर का मतलब होता है कि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ताकत को बढ़ाना, और वो ताकत सामने के एडवर्सरी को नजर आएगी। सामने के एडवर्सरी को नजर आएगी तो सीधे सीधे ही वो अपनी लिमिट्स में रहेगा। तो 3 ऑप्शन बनते हैं यहां इंडिया के पास। सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि जब तक हो सके तब तक वॉर को प्रिवेंट करिए, वॉर होने ही मत दीजिए। और जब आप वॉर को प्रिवेंट करने की बात करोगे तो गिव एंड टेक का सीन आएगा। गिव एंड टेक मतलब थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो। अब चाइना तो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है, सरकार को ये करना चाहिए, और सरकार अभी यही करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, अच्छा एक और खास बात, बहुत अच्छी बात यहां पे ऑथर ने बोली, अगर आप ये करोगे ना तो इसके पॉलिटिकल कॉस्ट होंगे। क्या है पॉलिटिकल कॉस्ट? देखिए अपोजिशन बार बार हमारी सरकार पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है हमारी टेरिटरी चली गई चाइना के पास, हमारी टेरिटरी चली गई चाइना के पास। अब उस फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरी के लिए जो कि सही में चाइना के पास अभी के लिए चली गई है, क्या एक जंग लड़ना सही है? बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। अगर उसके लिए जंग लड़ना सही होता तो अब तक जंग हो गई होती। तो बातचीत से बातों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, और उसके पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। तो कल की डेट में अगर इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन के पास मुद्दा होगा कि हमारी टेरिटरी को चाइना ले गया। ये अपोजिशन अगर ताकत में होता ना तो कुछ ना कर पाता, कोई कुछ ना कर पाता। सिचुएशन ही ऐसी है, इतनी खतरनाक हो रखी है। उसके आगे अगर बात करें, अच्छा एक और चीज यहां पे, ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है बॉर्डर पे, ये सिचुएशन बनी क्यों? सिचुएशन बनने की एक
मेन वजह है इंटेलिजेंस फेलियर। कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कहीं ना कहीं हम अपने एडवर्सरी के इंटेंशंस को सही समय पे नहीं समझ पाए। उसकी इंटेंशंस तो हमको कहीं ना कहीं पता थी, बट सही समय पे नहीं समझ पाए। जी जिनपिंग ने मोबिलाइजेशन ऑर्डर इशू किया और उन्होंने अपनी फोर्सेस को लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया। जब वो डिप्लॉय कर रहे थे उस समय उनको रोक दिया जाता ना तो रुक जाती, लेकिन अब तो वो वहां पे सारे तंबू वंबू अपना इंफ्रास्ट्रक्चर गाड़ के बैठे हैं, अब पीछे भेजना बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, सेकेंड इज पुश टू द वॉर, यानी कि अगर वॉर छिड़ जाता है तो उस समय पे हमको दम से लड़ना है, पूरी ताकत से लड़ना है और सामने वाले को ये बताना है कि आप इतनी आसानी से जीतने वाले हो नहीं। ओके, उसमें हमारा भी नुकसान होगा बट सामने वाले को भी नुकसान देना है। और तीसरा, अगर वॉर अवर्ट हो जाता है तो उस टाइम में हमको अपनी ऐसी कैपेबिलिटी बनानी है ताकि हमारे पास वो पावर हो, हमारे पास वो गन्स हो कि सामने वाला हमसे टक्कर लेने की हिम्मत ना करे। अब बहुत सारे लोग इंडिया में बोलोगे कि भाई आप इतनी मिलिट्री परचेजिंग कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं और आप परचेजिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बेसिस पे कि आप डिफेंस सिक्योरिटी, डिफेंस कैपेबिलिटीज को ना बढ़ाओ ताकि इंडिया के सोशल चीजों में उस पैसे का इस्तेमाल हो, ये चीज तब तक सही रहेगी जब तक हमारे नेबर्स अच्छे हो। बट चाइना पाकिस्तान जैसे नेबर्स अच्छे नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। और फाइनली ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछली बार म्यूचुअल प्रोटोकॉल्स को, ये बहुत क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट है, म्यूचुअल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए जो चाइनीज थे वो नेल स्टडेड बैटन्स लेके आए थे, बेसबॉल बैट्स लेके आए थे लड़ने के लिए। हमारे सोल्जर्स तैयार नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने सामना किया उनका और मारा उनको। इस बार हो सकता है कि इसी म्यूचुअल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए नॉन लीथल वेपन्स लेके आए, जैसे टेजर लेके आए, लेजर डैजलर्स लेके आए, अल्ट्रासोनिक गन्स लेके आए। चाइनीज कुछ भी कर सकते हैं, दे आर वेरी इनएथिकल इन देयर डीलिंग। तो अगर वो इस बार ऐसा कुछ करते हैं तो क्या इंडिया के प्लानर्स रेडी हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मोस्ट प्रोबेबली रेडी होंगे दोस्तों। चाइना ने ये जो किया था ना, नेल स्टडेड बैटन्स, गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तो जो हमारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आर्मी पर्सनल्स हैं, वो पूरी तरीके से तैयार होंगे वहां पे। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। पर ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। मुझे कमेंट सेक्शन में दिल खोल के बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। गुड बाय।